तो मैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये देखो, उनके में इसी चैप्टर का नाम मनी एंड बैंकिंग करके दिया गया है, ठीक है। एंड मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे, उनका तो काफी डिटेल में दिया गया है, आप लोगों में बहुत शॉर्ट चीजें दी गई। तो बहुत ध्यान से समझना। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मनी को समझना है ना, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मनी जब नहीं था ना, तब हमारा इकोनॉमी कैसा था, उस इकोनॉमी का क्या नाम था, उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते थे, जो बाइंग सेलिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे, वो कैसे होते। तो बिफोर टू मनी, जब एडवेंट ऑफ मनी नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी नहीं हुआ था हमारी इकोनॉमी में, तो हमारी इकोनॉमी का नाम था सीसी इकोनॉमी, ठीक है। कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। एंड उस समय एक एक्सचेंज का उस इकोनॉमी में सिस्टम था, उसका नाम था बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, कॉमोडिटी वर्ड का मतलब है, अगर मैं गुड्स एंड सर्विस को एक साथ बोलना चाहूं, गुड्स एंड सर्विसेज ना बोलकर एक वर्ड है, दैट इज कमोडिटी। तो कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी में क्या होता था, गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस ही लिए दिए जाते थे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस ही लिया दिया जाता था। तो यहां पर इस लेने देने के प्रोसेस को, इस एक्सचेंज को हमने बार्टर सिस्टम का नाम दिया, ठीक है। एंड उसके बाद ना, इस बार्टर सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी या कुछ कमी थी। तो जब इन कमियों को हटाने का टाइम आया, तब इन कमियों को हटाने के लिए एक मीडियम का यूज किया गया, उस मीडियम का नाम बना मनी, ठीक है। तो पहले बार्टर सिस्टम था, बाद में जाकर हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम, जो मनी वाला सिस्टम आया, उसमें जो इकोनॉमी, यानी आज हम जो इकोनॉमी में जी रहे हैं ना, वो इकोनॉमी का नाम है सीएमसी इकोनॉमी। सीएमसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी मनी एंड कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। और जो यहाँ पर एक्सचेंज का सिस्टम चलता है, बाइंग सेलिंग का सिस्टम चलता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आज अगर आप आज के कंडीशन पर, प्रिवेलिंग टाइम पर अगर कहोगे, तो हमारा जो सिस्टम है उसको हम मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इस मॉनेटरी सिस्टम को ना गवर्न करने वाली जो बॉडी है, जो सबसे बड़ा पावर जिसके पास है मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का, वो है आरबीआई के पास, ठीक है। अब क्या कमी थी या क्या ऐसा हो गया बार्टर सिस्टम में, जिसके वजह से हमें बार्टर सिस्टम को मनी से रिप्लेस करना पड़ गया। तो बार्टर सिस्टम को रिप्लेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि बार्टर सिस्टम पहली एक कमी थी, दैट वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे बड़ी कमी थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या बोलता था कि मान लो यहां पर ए है, बी है एंड सी है। ए राइस उगाता है, मान लो एक गांव की कहानी मान लो इसे। एक गांव में ये तीन लोग हैं, एज्यूम करो। एक राइस उगा रहा है, एक पल्सेस, और एक शुगर की मतलब फैक्ट्री या प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगर ए को पल्सेस की जरूरत है, तो पल्सेस तो बी उगा रहा है, ए के पास तो है नहीं, ए के पास है राइस। तो ए जाए बी के पास और कहेगा कि यार भाई, ना पल्सेस चाहिए, तुम वो मुझे दे दो और बदले में मेरे से राइस ले लो। लेकिन देखो, ये भी हो सकता है एक केस कि बी को राइस की जरूरत हो, तब तो राइस एग्री कर जाएगा, अच्छा ठीक है तुम राइस दे दो और मेरे से पल्सेस ले जाओ। लेकिन अगर बी को पल्सेस सॉरी राइस की जरूरत ही ना हो, तो क्या ये ट्रांजेक्शन हो पाएगा? नहीं। तब बी कहेगा कि भाई मैं तो उसी को ये जो मुझे मेरे नीड की, मान लो उसकी नीड मान लो यहां पर थी वीट की, तो वो उसी को पल्सेस देने के लिए रेडी है जो उसको वीट दे दे। तो पहला कोइंसिडेंस देखो, पहला कोइंसिडेंस, फर्स्ट कोइंसिडेंस, कि जो ए को चाहिए था वो बी के पास है, लेकिन जो बी को चाहिए वो ए के पास नहीं है, दूसरा कोइंसिडेंस नहीं मिला। तो जब तक दोनों कोइंसिडेंस ना मिले ना, जब तक डबल कोइंसिडेंस ना हो ना, तब तक ये एक्सचेंज नहीं हो पाता था बार्टर सिस्टम में। तो ऐसा इंसान खोजना जिसको
मतलब जो हमें चाहिए वो उसके पास हो, एट द सेम टाइम जो उसे चाहिए वो हमारे पास भी हो, ऐसा इंसान खोजने में ना बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता था, बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, मतलब उसको खोजने में बहुत घूमना पड़ता था। ठीक है, तो ये काफी कॉस्टली पड़ जाता था हमारे लिए। ठीक है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जब एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था ना ढंग से, तब केस लाया गया मनी का। तो मनी ना, एक देखो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस को उसने जब हटाया ना, तो उसका मनी का एक फीचर या एक फंक्शन बना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बोलता है कि भाई, अगर मान लो यहां पर सेम केस, ए राइस उगा रहा है, बी पल्सेस और सी के पास शुगर है, और मान लो अगर ए राइस देकर पल्सेस लेना चाहता है, तो यहां पर वो क्या करेगा, या तो वो मार्केट में जाएगा, बेचकर मनी ले लेगा, और इस मनी को बी को देगा और मनी से पल्सेस ले लेगा। या तो वो ऐसे कर सकता है कि वो जाकर राइस दे दे बी को, बी राइस रख ले और बिना कर मनी, मतलब बेच कर मनी ले ले, और जो उसको चाहिए शुगर वीट जो खरीदना है वो उससे वो खरीद ले। तो यहां पर बार बार खोजने वाले ऐसे झंझट नहीं होंगे कि जो मेरे पास है दूसरा एक भी साथ में जो वो दे, ऐसा खोजने की जरूरत नहीं है। आप हर चीज को मनी में कन्वर्ट कर लो और मनी से हर एक चीज ले सकते हो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने बार्टर सिस्टम के सबसे बड़े दिक्कत को, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा दिक्कत क्या था डबल कोइंसिडेंस में, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये बात आपके बुक में नहीं लिखी हुई है। ये वाला जो फीचर है ना, इसके वजह से एक और चीज है, लीगल टेंडर ऑफ मनी। लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या बोलता है कि आज के दिन पर कोई भी इंसान कैश में दिया हुआ पेमेंट को मना नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हो कि मैं पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अलाउड है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई मुझे चेक में पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे ऑनलाइन पेमेंट नहीं चाहिए, ये आप बोल सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान आपको कैश में पेमेंट दे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे कैश में नहीं लेना है, मैं पेटीएम के थ्रू लूंगा या मैं किसी और मीन्स से लूंगा। यू कैन नॉट डिनाई कैश पेमेंट्स। तो याद रखना, आज के दिन पर कैश को अगर आपने नो बोला ना, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है, आपको उसके लिए फाइन पेनाल्टी भी लग सकता है। तो याद रखना, लीगल टेंडर ऑफ मनी मतलब ये लॉ ने कहा है कि इसे आप सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कि हर एक करेंसी नोट के ऊपर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज, जितने का नोट होगा, और नीचे गवर्नर का साइन होता है। तो गवर्नर इज नथिंग बट गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो गवर्नर ने वो साइन करके दिया, मतलब गवर्नमेंट की बात है उस पे लिखी, गवर्नमेंट का प्रॉमिस है। अगर आप उसको ना कहे, मतलब आपने गवर्नमेंट की बात को काटा है, मना किया है, एंड ड्यू टू दैट आपको ये ऑफेंस कंसिडर करते हुए जेल भी जाना पड़ सकता है कई बार। तो इस चीज को याद रख लेना, लीगल टेंडर ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर ही वर्ड है। देयर कम्स नेक्स्ट वाला, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या बोलता है कि पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप केजी को लीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप मीटर को ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकते या केजी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप लीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था जब मनी नहीं था। तो यहां पर कोई कॉमन यूनिट ही नहीं है जिससे हम सब चीज को कंपेयर कर सकें। बट जब मनी को लाया गया ना, तब क्या किया गया, अगर 1 केजी 100 रुपए का है और 1 मीटर 50 रुपए का है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि केजी एंड मीटर के बीच क्या सिमिलैरिटी है, इट इज डबल। इट इज डबल ऑफ मीटर, 1 केजी इज डबल ऑफ 1 मीटर। अगर यहां पर हम कहें कैसे,
क्योंकि ये 50 का है और ये 100 का है, दोनों के बीच एक कॉमन यूनिट क्या बना, दैट इज मनी। मनी सर्व्ड एज अ कॉमन यूनिट। हर चीज को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो और मनी को हर चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने क्या बोला कि यहां पर हम कॉमन यूनिट किसको बना सकते हैं, मनी को, और हर एक एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उनको कॉमन पैरेलल्स पे ला सकते हैं। तो दूसरी कमी जो बार्टर सिस्टम में थी उसको रिमूव करके मनी आया। थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले ना आप गुड्स के मतलब गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा दिन के लिए, कुछ कुछ टाइम के लिए तो आप स्टोर कर लोगे, लेकिन जब लंबे टाइम तक करोगे ना तो गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर, वो खराब हो जाते थे। ये वाला दिक्कत बहुत ज्यादा आ रहा था। दूसरा दिक्कत क्या था, एक तो खराब होना, दूसरा इनको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको लार्ज प्लेस की जरूरत होती थी, और उस प्लेस के लिए आपको कॉस्ट बियर करना पड़ता था। कॉस्ट इन द सेंस, इस प्लेस के लिए आपको रेंट वगैरह भी देना पड़ता था, तो आपको ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता था। बट जब मनी आया ना तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू को उसने हटा दिया। उसने क्या किया, गुड्स को आप मनी में कन्वर्ट पहले कर लो, एंड मनी को आप जितने लंबे टाइम भी स्टोर करोगे वो खराब नहीं होगा। ठीक है, वो खराब नहीं होगा गुड्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, इसको पैसे को रखने के लिए प्लेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता, उल्टा आपको इसके लिए इनकम रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अभी ये वाला प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले क्या होता था, मान लो कि एग्जांपल कि एक बंदे को, एक उसके पास काऊ है, एंड ही इज सेइंग कि जो मुझे 100 kg का राइस देगा ना मैं उसे ये काऊ दे दूंगा, और दूसरे इंसान बी के पास सिर्फ 50 kg ही राइस है और यहां मनी तो है ही नहीं। तो क्या ये एक्सचेंज हो पाएगा, क्या वो हाफ काऊ शेयर करेगा क्या, यार 50 kg के बदले हाफ काऊ दे दो मुझे, इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही कई चीजों को डिवाइड कर देना आसानी से ये नहीं पॉसिबल था बार्टर सिस्टम के अंदर। लेकिन आज मनी में अगर इसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, इफ वी वांट टू टेक दिस काउ, तो व्हाट वी कैन डू, हमारा 50 kg तो है ही, प्लस सेकंड तरीका हमारे पास है मनी, तो हम 50% जो उसका बनता है वो मनी में चुका देंगे, एंड टोटल मिलाकर हम उसको ले जाएंगे। तो डिविजिबिलिटी वाला जो दिक्कत होता था बार्टर सिस्टम में अब वो नहीं रहा। एंड लास्ट वाला जो यहाँ है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट वर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। आप पहले ना गुड्स एंड सर्विस के फॉर्म में फ्यूचर की पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, या पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसको कनेक्ट कर पाना, उसको कैलकुलेट कर पाने का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई बेंचमार्क नहीं था, कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं था। बट आज आप लोग पढ़ते हो मनी के वजह से ही कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्यूटी का मेथड, ये सारा जो कंसेप्ट आया है ना, बैंक का इंटरेस्ट रेट, ये सारा जो कंसेप्ट आया है ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब मनी हो। अगर ये मनी नहीं है तो ये सारे कंसेप्ट फीके पड़ जाएंगे, ये सारे कंसेप्ट खराब हो जाएंगे, ये मैथ्स काम नहीं करेगा। तो इसी चीज के लिए क्या बोला कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट क्या बोलता है कि जब गुड्स एंड सर्विस के फॉर्म में हमें पेमेंट करनी थी, तो एग्जाम्पल के लिए आज मैंने 100 kg वीट या राइस ले लिया एज लोन, 10 साल बाद मैं कितना रिटर्न करूंगा ये किसी को नहीं पता। 10 साल बाद मैं कितना रिटर्न करूंगा, अब आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, आप बोल दोगे कि यार 100 kg का मैं 200 kg लूंगा सीधे डबल, दस दस साल बाद। लेकिन अगला इंसान बोलेगा नहीं मैं 7 के मतलब 70 kg एक्स्ट्रा लूंगा, कोई बोलेगा 50 kg, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं हो पा रहा था। बट आज अगर मैंने बोल दिया लोन देते वक्त मैं 10% का इंटरेस्ट लूंगा, तो भाई आप लोन जितने साल रखोगे उस उतने साल 10% जोड़कर मैं ले लूंगा। और मैं अगर आज का मार्केट रेट देखने जाऊंगा लोन का, तो जो हमारा 16% का वो सबका 16% हो जाएगा, जहां 12% है वो 12% हो जाएगा। तो हम आज का लिया हुआ 100 रुपए कल को विथ इंटरेस्ट जोड़कर उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू यानी जो फ्यूचर वैल्यू, उस टाइम के लिए प्रेजेंट वैल्यू जो इसकी फ्यूचर में वैल्यू बन जाएगी, वो हम उसको रीपे कर देंगे, और इस तरीके से हम फ्यूचर के पेमेंट को मीट कर पाएंगे। तो ये ना, अगर मैं आपके 10th के सिलेबस की बात करूं
यहां पर खत्म हो जाता है आपका 10th का सिलेबस मनी से जुड़ा। क्रेडिट से जुड़ा है, बट मनी से जुड़ा यहाँ पर आपका पूरा खत्म हो जाता है। आपकी केमिस्ट्री की क्लास है अभी, सब सर का मेरे पास मैसेज आ गया, मैं इसको यहीं पे रोक दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव कवर्ड इट इन प्रीवियस क्लास, एक बार हुआ था तो बहुत डिटेल में हम गए थे इस पे। तो अभी मैं बाकी आगे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रोकता हूँ। अब आपका साइंस का क्लास आगे चलेगा, ठीक है? ओके। अगर आप लोग को कोई क्वेरी वगैरह होगी या कुछ पूछना उछना होगा ना, तो आप आराम से मेरे को या तो सर को बोल